भोला, तुम्हें काम की क्या जरूरत आन पड़ी? तेरे पास तो 2 अच्छे बड्ढे वाले खेत है ना? तभी भोला बलराम को सारी बात बताता है। भाग्य ने मुझ गरीब के साथ बड़ा अजीब सा खेल खेला है सेठ जी। जीवन भर जिस जमीन पर मैंने अपना खून पसीना बहाया, उस जमीन का एक कंकर भी मेरे हिस्से में नहीं आया। तेरे पिता ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया भोला। तेरी ये हालत देखकर बद्धा तरस आ रहा है मुझे तुझ पर क्या करूं भाई, इस समय मेरे खेत में कोई काम नहीं है, वरना मैं तुझे जरूर काम दे देता। इस आखिरी उम्मीद से भी निराशा मिलकर भोला काफी दुखी हो जाता है। रात का समय था। भोला और साधना उस झोपड़े में बैठे मच्छरों के काटने से परेशान हुए जा रहे थे। हे मेरे श्याम जी, हमने किसी का क्या बुरा किया था जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? अब हम कैसे जी पाएंगे श्याम जी? दोनों अपनी ये हालत देखकर काफी टूट चुके थे। अगले दिन सवेरे जब साधना नींद से जागती है तो वहाँ भोला नहीं था। भोला जी कहाँ चले गए? भोला जी, भोला जी। साधना झोपड़े से बाहर आती है तो बाहर उस बंजर जमीन पर भोला खुदाई करके बीज बो रहा था। भोला जी, ये क्या कर रहे हो आप? ये बंजर जमीन है, इसमें खेती नहीं हो सकती। जानता हूँ साधना, पर कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी ना। वैसे भी ये जमीन हमसे कोई खरीदेगा नहीं। भोला खुदाई कर करके इस बंजर जमीन में बीज बोता जा रहा था। तभी वो पास के पुराने कुएं से पानी निकालता है और उस जमीन पर डालता जाता है। करीब शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भोला और साधना भूखे प्यासे उसी झोपड़े के बाहर बैठे थे। आप क्यों इस जमीन पर इतनी मेहनत कर रहे हो भोला जी? ये जमीन फसल नहीं उगा सकती। ऐसा नहीं है साधना, इस जमीन पर भी फसल निकल सकती है। बस हमें कई सारी खेत की काली मिट्टी लानी होगी और इस जमीन पर डालना होगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ भी अच्छी खासी फसल आ सकती है। हम काली मिट्टी कहाँ से लाएंगे? वो तो कितनी कीमती आती है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इधर शहर में रमेश और महेश दोनों भाइयों के साथ एक भयानक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसके बाद दोनों भाई कोमा में चले जाते हैं और उनकी पत्नियां अपना सारा पैसा अपने पतियों के इलाज में लगा देते हैं। जानवी, हमारा सारा पैसा तो खत्म हो चुका है, अब हम और पैसे कहाँ से लाएंगे? ये क्या हो गया हमारे साथ भगवान जी? हम तो एक ही पल में बर्बाद हो गए। अब इसी तरह दिन बीतने लगे। भोला रोज अपनी बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश करने लगा और साधना गांव के मुखिया के घर सफाई का काम करके कुछ पैसे कमाने लगी। करीब 2 महीने बीत जाते हैं, पर अब तक भोला की इस बंजर जमीन पर फसल नहीं आई थी। एक शाम भोला और साधना झोपड़े के बाहर बैठे थे। इतने महीनों से मैं इस जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ, पर अब तक इस जमीन पर फसल नहीं निकली। मेरे श्याम जी, इस समय मेरी परिस्थिति कैसी है ये तो आप जानते ही हो। अब मैं यहाँ खेती करने के लिए काली मिट्टी कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। भोला के पास पैसा नहीं था कि वो खेती करने के लिए काली मिट्टी ला सके। खेती की मिट्टी काफी कीमती आती है। अगले दिन सवेरे साधना और भोला झोपड़े में बैठे चाय पी रहे थे। तभी अचानक साधना को उल्टी होती है और वो बेहोश हो जाती है। साधना, अरे क्या हुआ तुम्हें? साधना उठो, साधना। साधना को होश नहीं आ रहा था। हे भगवान, क्या हुआ साधना को? ये होश में क्यों नहीं आ रही और इसे उल्टी कैसे हुई? साधना उठो ना, साधना। भोला साधना को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, पर साधना को होश ही नहीं आ रहा था। तभी भोला जैसे तैसे साधना को बड़े हॉस्पिटल में लेकर आता है, जहां साधना का चेकअप होता है।
भगवान जी, मेरी साधना को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे ठीक कर दीजिए भगवान जी। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी साधना को? वो ठीक तो है ना? भोला, साधना जी को ब्लड कैंसर है। हमें तुरंत साधना जी का ऑपरेशन करना होगा, वरना उनकी जान भी जा सकती है। तुम तुरंत 5 लाख रुपयों की व्यवस्था करो। ये सुनकर भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या कैंसर? तुम्हारे पास 5 दिन है भोला, तुम पैसों की व्यवस्था करो। उसके बाद हम साधना जी का ऑपरेशन शुरू करते हैं। थोड़े समय बाद साधना को होश आते ही भोला उसे घर ले आता है। ये क्या हो रहा है मुंह गरीब के जीवन में? भगवान जी, अब मैं साधना का इलाज कैसे करवाऊं? कहां से लाऊं मैं इतना सारा पैसा? भोला जी, आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी भोला बाहर गांव में आता है और लोगों से मदद मांगने लगता है, पर कोई भी भोला की सहायता नहीं कर रहा था। शाम का समय भोला अपनी बंजर जमीन पर बैठा जोर जोर से रो रहा था। श्याम जी, आप तो कभी किसी को दुखी नहीं होने देते हो ना, फिर आज मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्यों आप मेरे जीवन के दुखों को दूर नहीं कर रहे हो? मेरी मदद कीजिए श्याम जी। दोस्तों, यकीनन इंसान की गरीबी उसे जीवन के हर मोद्दा पर काफी तकलीफ देती है। भोला काफी दर्दनुमा आंसू बहा रहा था। तभी भोला के पास एक बुजुर्ग अम्मा आती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तभी भोला इन्हें सारी बात बताता है तो अम्मा अपने थैले से कुछ बीज निकालकर भोला को देती हैं। बेटा, ये बहुत ही खास बीज है, इन्हें अपनी इस बंजर जमीन के अंदर पैर दे, ये तेरी सारी समस्या दूर कर देंगे। इतना कहकर अम्मा वहाँ से चली जाती है। इन बीजों से क्या होगा? चलो फिर भी अम्मा की बात मान लेता हूँ। तभी भोला उन बीजों को अपनी इस बंजर जमीन के अंदर पैर देता है। अगले दिन सवेरे जब भोला और साधना घर से बाहर आते हैं तो बाहर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। बाहर भोला की बंजर जमीन पर कई सारी बद्धी बद्धी गेहूं की फसल लगी हुई थी जो तैयार थी। ये रहस्य देखकर भोला और साधना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे जी, ये फसल। साधना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? हमारी जमीन पर ये फसल रातों रात कहाँ से आ गई? ये सपना नहीं, हकीकत है जी। दोनों फसल के पास आते हैं और उसे हाथ लगाकर देखते हैं। अरे साधना, ये तो सच में फसल है। हमारी जमीन पर फसल आ गई। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये सब श्याम जी की कृपा है जी। वो अम्मा जरूर भगवान जी का ही रूप थी। उनके दिए उन बीजों से ही इस बंजर जमीन पर फसल आई है। हाँ साधना, बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी भोला वो सारी फसल काट देता है, लेकिन फसल की कटाई के कुछ देर बाद ही इस जमीन पर वापस से बड़ी बड़ी फसल निकल आती है। ये चमत्कार देखकर भोला और साधना के होश उड़ जाते हैं। अरे साधना, ये कैसा हो सकता है? यहाँ वापस से फसल कैसे आ गई? कहीं वो बीज सच में खास बीज तो नहीं है जी? दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी भोला ये सारी फसल भी काट लेता है तो फिर से इस जमीन पर फसल निकल आती है। तभी भोला बार बार फसल काटता जाता है और बार बार इस जमीन पर फसल निकलती जाती है। साधना, हमारी जमीन पर तो सच में खाटू श्याम जी की कृपा हुई है। इसके अंदर से तो फसल निकलती ही जा रही है। दोनों श्याम जी की कृपा देखकर काफी खुश होने लगते हैं। जिसके बाद भोला के पास कई सारी फसल आ जाती है और भोला सारी फसल को बेच देता है और फिर से फसल निकालता जाता है और उसे बेचता जाता है। करीब 4 से 5 दिनों तक यही चलता रहा। भोला फसल निकाल निकाल कर उन्हें बार बार बेचने लगा और भोला के पास कई सारे पैसे आ जाते हैं,
जिसके बाद वो साधना का इलाज करवा लेता है और साधना ठीक हो जाती है। अब इसी तरह 1 महीने में भोला के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो अपने पिता का घर और दोनों खेत खरीद लेता है। एक शाम भोला और साधना घर में थे। तभी वहाँ जानवी और शांति आते हैं और भोला को अपनी बर्बादी की सारी बात बताते हैं। देवर जी, कई महीनों से आपके भाई कोमा में हैं। हम उनका इलाज कर करके थक गए। अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। आपसे विनती है, हमारी मदद कीजिए देवर जी। हम आपकी मदद नहीं करेंगे जेठानी जी। हमें पता चल चुका है कि आपने और जेठ जी ने धोखे से पापा जी की संपत्ति अपने नाम की थी और हमें वो बंजर जमीन दी थी। आप जैसे धोखेबाज इंसानों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। निकल जाइए यहाँ से। तभी शांति और जानवी भोला और साधना के कदमों में गिर जाते हैं। ऐसा मत कहो साधना। हम महीनों से अपने पतियों के इलाज के लिए लोगों से भीख मांग रहे हैं। अगर हम जीवन भर भी भीख मांगते रहे तब भी हम उतना पैसा नहीं जुटा पाएंगे जितना हमारे पतियों के इलाज के लिए लग रहा है। साधना, हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर हमें हमारे किए की सजा मिल गई। साधना, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। साधना, हमारी सहायता करो। दोनों साधना और भोला के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। नहीं, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। निकल जाओ यहाँ से। नहीं साधना, हम इनकी सहायता जरूर करेंगे। भले ही ये लोग हमें अपना नहीं मानते, पर हम तो इन्हें दिल से हमारे अपने मानते हैं ना। ये हमारे अपने हैं साधना, और हमें इनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। भाभी, मेरे दोनों भाइयों को कुछ नहीं होगा। अब उनका इलाज मैं करवाऊंगा। ये सुनकर शांति और जानवी खूब रोने लगते हैं। फिर क्या था, भोला अपने पैसों से अपने दोनों भाइयों का इलाज करवाता है, जिसके बाद रमेश महेश ठीक हो जाते हैं और भोला उन सबको अपने घर में लेकर आता है, जिसके बाद दोनों भाई भोला के साथ हंसी खुशी रहकर अपना आगे का जीवन बिताने लगते हैं।